गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मस्त टन टना टन। चलो, तो हम 10वीं का पार्ट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके अंदर आज हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने की है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ये हमें देखने का है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम देखने की है। उस पर 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, ये हर एक पार्ट के बारे में देखने का है। तो चलो हम शुरू करते हैं। चलो, ये आ गई है अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हमें इसके बारे में देखने का है। तो ये डायग्राम, चलो डायग्राम थोड़ी सी अच्छी तरीके से देख लो। ये एक ओवरी और एक ओवरी है। ये जो है ये ओविडक्ट है। क्या है ये? ओविडक्ट। ओविडक्ट कहते हैं उसको, या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो होती है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ से एक निकलता है और यहाँ से स्पर्म इसको यहाँ पर मिलता है, और एक का और स्पर्म, ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और जब वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। वो ये यूटेरस में लाके छोड़ा जाता है। चलो, तो देखेंगे उसके बारे में। ये है, ये ओवरी है। ये यहाँ का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो पार्ट यूटेरस है। चलो, अब मेरे को वजाइना बताओ कहाँ है, दिखाई दी। चलो, अब हम आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? नंबर 1 वजाइना, नंबर 2 यूटेरस, नंबर 3 ओविडक्ट और नंबर 4 ओवरीज। कौन कौन आता है फिर से? वजाइना, यूटेरस, ओविडक्ट, ओवरी। वजाइना, यूटेरस, ओविडक्ट, ओवरी। वजाइना, यूटेरस, ओविडक्ट, ओवरी। चलो, तो अब हमें एक एक के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करने की है। चलो, अब ये जो वजाइना है वो क्या है? वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये मस्कुलर ट्यूब है। वजाइना क्या है? मसल की ट्यूब है। दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम वजाइनल ओपनिंग टू यूटेरस। कहाँ से कहाँ तक है ये? वजाइनल ओपनिंग से यूटेरस तक की ये ट्यूब है। वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये मसल की ट्यूब है। कहाँ से कहाँ तक? वजाइनल ओपनिंग से यूटेरस तक की ये ट्यूब है। नंबर 2, वजाइना प्रोवाइड्स द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड टू लीव द बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? हर मंथ फीमेल ओवरी रिलीज 1 egg along with blood and mucus. This process is called menstruation. हां, तर वजाइना काय आहे? वजाइना हा मार्ग आहे, ये वे है, रास्ता है। किसका रास्ता? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है वो ब्लड निकल के
निकल के जाने के लिए का जो रास्ता है वो कहाँ से निकलता है? इस वजाइना से ही निकलता है। नेक्स्ट, वजाइना इज द पाथवे थ्रू विच स्पर्म एंटर इनटू द वुमन्स बॉडी। वजाइना ये पाथवे है जहाँ से स्पर्म एंटर होता है वुमन की बॉडी के अंदर। वजाइना से स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री करता है। वजाइना इज ऑल्सो अ पाथवे टू डिलीवर अ बेबी। बेबी को बाहर आने का भी रास्ता ये वजाइना ही है। स्पर्म का अंदर जाने का रास्ता वजाइना, बेबी का बाहर आने का रास्ता वजाइना, मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर आने का रास्ता वजाइना। वजाइना क्या है? मस्कुलर ट्यूब है। कहाँ से कहाँ तक की है? वजाइनल ओपनिंग से यूटेरस तक की ये ट्यूब है। इन वजाइनल वॉल्स देयर आर बार्थोलिन्स ग्लैंड। वजाइना की जो वॉल है उन वॉलों में बार्थोलिन्स ग्लैंड है। ये ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करती है वहाँ पर। चलो, तो वजाइना तुमको अच्छी तरीके से समझ में आया क्या है ये वजाइना? देखो, वजाइना ये मस्कुलर ट्यूब है, वजाइनल ओपनिंग से यूटेरस तक की। उसके बाद इट प्रोवाइड रूट फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड टू लीव द बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वजाइना इज द पाथवे थ्रू विच sperm enter to the woman's body. Vagina is also the pathway to deliver a baby. In vaginal wall there are Bartholin's glands. वजाइना के अंदर हमें 5 पॉइंट बताने के हैं। कितने पॉइंट बताने के हैं? 5। चलो नेक्स्ट अब हमको देखने का है यूटेरस। क्या है ये यूटेरस? यूटेरस का फंक्शन क्या है? यूटेरस इज मस्कुलर ऑर्गन। ये भी मसल का ही ऑर्गन है। तुम्हारी बॉडी बोले तो क्या है? मसल और बोन्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यूटेरस क्या है? यूटेरस इज मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का ऑर्गन है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड एबिलिटी टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये यूटेरस के पास की जो मसल्स है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग मसल है, और उसके पास एबिलिटी है एक्सपांड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की। The uterus accommodate growth of the fetus and can push the baby during labor. तो उसके मसल्स एक तो स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, वो ग्रोइंग एम्ब्रियो कहो, फिटस कहो, ऑफस्प्रिंग कहो, वो यूटेरस के अंदर बढ़ सकता है। एंड इसकी कॉन्ट्रैक्शन की पावर भी ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्शन की पावर ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरिंग लेबर बेबी को अंदर से बाहर पुश करने के लिए यूटेरस हेल्पफुल होता है। कैसा होता है? हेल्पफुल होता है। चलो, उसके बाद कौन है? उसके बाद है ओविडक्ट। उसका दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब किंवा फैलोपियन डक्ट। डक्ट यानी ट्यूब, डक्ट यानी ट्यूब, डक्ट यानी ट्यूब, नली। तो ओविडक्ट बोले तो ओवरी से निकलने वाली डक्ट, ओवरी से निकलने वाली नली। फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन डक्ट। चलो, ओविडक्ट कनेक्ट्स यूटेरस एंड ओवरी। यूटेरस और ओवरी इन दोनों को जोड़ने वाली जो नली है, उस नली का नाम क्या है? ओविडक्ट है, या उसको हम फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं। ओविडक्ट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। शुरू में ही मैंने डायग्राम में बता दिया था कि ओविडक्ट क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
स्पर्म ओविडक्ट में आता है, ओवरी से एक ओविडक्ट में आता है और वो ओविडक्ट में एक दूसरे को मिलते हैं और वहाँ पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और वो ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में लाके छोड़ा जाता है और फिर यूटेरस में उसका सेल डिवीजन होते होते जाइगोट फॉर्म होता है और इस जाइगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। ओविडक्ट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिलिया सिलिया क्या चीज़ है? सिलिया आर नथिंग बट हेयर लाइक प्रोजेक्शन। वो जो नली है उस नली के अंदर से हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सिलिया बोलते हैं। सिलिया प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ ओविडक्ट पुशेस ओसाइट टूवर्ड द यूटेरस। वो जो ओसाइट है उसको यूटेरस की ओर पुश करने का काम कौन करती है? सिलिया। चलो अब देखने की है ओवरी। ओवरी क्या चीज़ है? अभी यहाँ का जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा सा ऑयल की वजह से कुछ तो भी तो ये हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको। टू ओवल शेप्ड ऑर्गन like to the two oval shaped organs like to the upper right and left of the uterus lies है वो। two oval shaped organ lies to the upper right and left of the uterus। जो यूटेरस है तुम्हारा, यूटेरस के इधर के साइड को एक और इधर के साइड को एक, ऐसे दो ओवल शेप्ड ऑर्गन है। उन ओवल शेप्ड ऑर्गन का नाम क्या है? ओवरी। ओवरीज डेवलप एंड रिलीज एग इनटू ओविडक्ट। ओवरी का काम क्या है? एग को डेवलप करना, उसको बढ़ाना, उसका पालन पोषण करना और उस एग को रिलीज करना। कहाँ पर रिलीज करने का? ओविडक्ट में रिलीज करने का। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ओवरीज सीक्रेट हार्मोन ईस्ट्रोजन। ओवरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ईस्ट्रोजन। ओवरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ईस्ट्रोजन। ओवरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ईस्ट्रोजन। Estrogen is a female sex hormone, female reproductive hormone. Hormone estrogen which bring about changes in girl during puberty. ये ओवरी क्या करती है? secrete hormone estrogen which bring about changes in the girls during puberty. तो which are the changes in girls during puberty? In puberty their hairs are grown in armpit and genital area and their breast size begin to grow, their voice changes. These are few signs of puberty. Ovaries secrete hormones estrogen which bring about changes in girls during puberty. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर जब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू होता है तब बच्चों में दाढ़ी मुँह छाना शुरू हो जाता है, उनके आर्मपिट्स में जेनिटल एरिया में हेयर आना शुरू हो जाते हैं, उनका वॉइस चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जब गर्ल्स के अंदर ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तब उनके अंदर उनके आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होते हैं और उनके ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो साइज़ बढ़ने लगती है। उसके बाद नंबर 4, एट द बर्थ फीमेल ओवरी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 million इमैच्योर एग्स। एग्स कहो या ओसाइट्स कहो,
OOCYTES, एग्स कहो या oocytes कहो, वन एंड द सेम। क्या कह रहे हो? एट द बर्थ फीमेल ओवरी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 million immature eggs और oocytes। तो जब भी कोई फीमेल बेबी बॉर्न होती है तो उस बेबी के अंदर, उस बेबी के ओवरी के अंदर 2 to 4 million इमैच्योर एग होते हैं। एग शुरू से ही होते हैं। चलो उसके बाद चलो, बच्चे होशियार रहते हैं, पढ़ाते वक्त उनको जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं वो पॉइंट मार्जिन के ऊपर लिख लेते थे। तो मेनोपॉज के बारे में उन्होंने लिखा है, मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेनोपॉज ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना फंक्शनिंग स्टॉप कर देती है। कौन सा फंक्शनिंग स्टॉप करती है? जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल ओवरी रिलीज एग आफ्टर एवरी 1 month। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है आफ्टर 55 या 60 या 65 के एज के दौरान। तो ये प्रोसेस का बंद होना, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। चलो, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ द मेल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैचुरेशन टिल डेथ। देखो, जो अभी हमने पॉइंट देखा कि फ्रॉम द बर्थ फीमेल या बेबी गर्ल contain 2 to 4 millions of eggs, but in case of boys sperms are formed in testes when boys attain maturity, and they remain functioning till the death. An oocyte mature and is released from ovary every month from the beginning of the maturity up to the age of menopause। और यहाँ पर ये मेनोपॉज का उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली एज दिया है 45, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि तुम जो अलग अलग न्यूज़ पढ़ते हो उस न्यूज़ के दौरान तुमको ऐसी भी न्यूज़ मिलती है। चलो जान दो। हाँ, ये मेनोपॉज, द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग स्टॉप होना, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। चलो, एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stop or become irregular. This causes menopause. अभी ये मेनोपॉज होने की वजह क्या है? 45 to 50 एज के बाद क्या होता है, हार्मोन जो इसका कंट्रोलिंग करते हैं उनकी एक तो फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है या फिर वो इरेगुलर हो जाती है। उनकी फंक्शनिंग का स्टॉप होना या इरेगुलर होना, इट इज़ द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, सिंगल यूटेरस आणि सिंगल वजाइना। पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ ओविडक्ट है, सिंगल यूटेरस है और सिंगल वजाइना है। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन द एब्डोमिनल कैविटी। अभी ये पॉइंट क्यों दिया गया है? क्योंकि
मेल के अंदर का वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो बॉडी के बाहर है। कौन सा है वो है टेस्टिस। उस टेस्टिस को बॉडी के बाहर कहाँ रखा है? स्क्रोटम में। क्यों रखा है? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन होने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। जनरली इन एवरी मंथ एन ओहम, एग, oocyte, कुछ भी कहो वन एंड द सेम है। जनरली इन एवरी मंथ एन ओहम, एग रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी यूटेरस अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। ईच ओवरी से अल्टरनेटली हर मंथ को एक रिलीज़ किया जाता है। एक बार इस ओवरी से, एक बार इस ओवरी से, एक बार इस ओवरी से, एक बार इस ओवरी से क्या एग रिलीज़ किया जाता है। फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनेल लाइक। An opening is present at the center of each oocytes or eggs. Oocytes or eggs enter the oviduct through that opening. उस ओपनिंग से ओविडक्ट में वो एग्स आते हैं। ये एक्स्ट्रा का पॉइंट ऊपर लिखा गया है, क्या है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज अब्सेंट इन फीमेल एंड प्रेजेंट इन मेल। एक्स्ट्रा का पॉइंट है। चलो, बोथ द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओहम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। स्पर्म एंड ओहम, स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड ओसाइट। ओहम कहो, एग कहो, ओसाइट कहो, वन एंड द सेम। बोथ द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओहम आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। स्पर्म एंड एग कैसे प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। कौन मियोसिस से प्रोड्यूस होता है? स्पर्म और एग। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना इन कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सीमेन वजाइना के अंदर रिलीज किया जाता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना इन कॉपुलेशन। सीमेन क्या है? सीमेन वाइट फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म और उस स्पर्म का न्यूट्रिशन करने के लिए फ्रुक्टोज होता है। चलो, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज also called as काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसका दूसरा नेम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। इन फीमेल यूरिनरी एंड जेनाइटल पैसेज एक पैसेज आर डिफरेंट। फीमेल के अंदर यूरिन की अलग नली होती है और जेनाइटल पैसेज जो है वो अलग होता है, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म के लिए भी वही रास्ता है और यूरिन के लिए भी वही रास्ता है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से इसको बड़ा करना चाहिए। द फंक्शन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, is to reduce acidity of male urethra as the passage for urine and semen is the same in male। ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका काम क्या है? वो उसका सिक्रीशन उस पैसेज में डाल देती है। उसकी वजह से जो यूरेथ्रा में एसिडिटी प्रोड्यूस, यूरिन की वजह से एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, उसको वो ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। द फंक्शन ऑफ काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज टू रिड्यूस एसिडिटी in male urethra
as the passage for urine and sperm is same in male. फीमेल में यूरिन का पैसेज अलग है और एग रिलीज होने का पैसेज अलग है, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म रिलीज होने का भी पैसेज वही है और यूरिन रिलीज होने का पैसेज भी वही है। तो यूरिन की वजह से उस नली में या उस यूरेथ्रा में कहो एसिडिटी हो सकती है, तो वो एसिडिटी कम करने की जिम्मेवारी किसकी है? काउपर्स ग्लैंड की है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की है। बार्थोलिन्स ग्लैंड आर म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन द वजाइना। मैंने तुमको पहले ही उधर बता दिया था। Bartholin glands are the mucus producing glands in the vagina. In male and female reproductive, no gland is same. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन सी भी ग्लैंड सेम नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सेम। ऊपर वो पॉइंट दिया है और नीचे ये पॉइंट दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड सेम है, वो कह रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सेम। चलो all the organs of male reproductive system are paired except मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑल ऑर्गन पेयर्ड है, किसके अलावा? एक्सेप्ट पेनिस अकेला ही है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट अकेली है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसका मतलब यूरिन को बाहर लेके जाने वाली डक्ट यानी नली। स्क्रोटम भी एक ही है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक ही है। तो ये हो गए तुम्हारे एक एक वाले। तो ये पॉइंट लिखने के लिए ये चलो अब इसके बाद कुछ है क्या? नहीं। तो मेरे ख्याल से जो अपना पूरा था तो इसी तरीके से अपना जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तुमको डायग्राम निकालने की है और हर एक पार्ट के बारे में 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 पॉइंट लिखने के हैं। तो डायग्राम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके ले लो। जब तुम बाद में 11वीं 12वीं को जाओगे और उसके बाद तुम मेडिकल को समझो MBBS को तुम लग गए, तो वहाँ पर भी तुमको ये डिटेल में पढ़ने को और भी मिलेगा और वहाँ पर तुमको जो नॉलेज है वो नॉलेज का जो दायरा है वो दायरा इससे भी बड़ा रहेगा। फ्यूचर में तुम में से कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकता है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं। बाय।